हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि हमारी केमिस्ट्री का अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगेन नो न्यूमेरिकल्स, सो इट्स वेरी इजी टू फेच मोर मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत थोड़े टाइम में इस कंप्लीट चैप्टर को अच्छी तरह से इजीली एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो ये चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? The compounds which are made up of two or more stable compounds and they do not lose their identity in the solution. अगर आप उनको वाटर में डिसॉल्व करते हो, they do not lose their identity. तो क्या होते हैं coordination compounds? They are made up of two or more stable compounds, two or more stable compounds which do not lose their identity. दो और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं एंड दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है, इट्स एग्जाम्पल इज दिस इज द वे टू राइट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हियर इट इज, दिस इज द वे टू एक्सप्रेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं एंड दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है डबल सॉल्ट। आपने डबल सॉल्ट का नाम सुना होगा और इससे रिलेटेड आपने अपनी केमिस्ट्री में अपनी लैब में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी करे हैं। स्टार्टिंग ही हम प्रैक्टिकल कराते हैं टू प्रिपेयर द कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं आपको, टू प्रिपेयर द क्रिस्टल्स ऑफ पोटाश एलम, टू प्रिपेयर द क्रिस्टल्स ऑफ मोहर सॉल्ट। तो ये सारे क्या हैं? ये डबल सॉल्ट है। मोहर सॉल्ट इज डबल सॉल्ट, पोटाश एलम इज डबल सॉल्ट। तो इन दोनों के फॉर्मूले और नेम तो आपको हर हाल में पता होने चाहिए। ये आपके वाइवे का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं? दे आर अगेन मेड अप ऑफ टू और मोर stable but saturated compounds and they lose their identity in the solution. दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं एंड दे आर सैचुरेटेड and they lose their identity in the solution. This is the difference between coordination compound and double salt. बेटा, मैं आपको इस वीडियो में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी और आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो आपको मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड द डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट जो है, फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं मोहर सॉल्ट एंड सेकंड एग्जांपल इज पोटाश एलम, जो आपका +2 का सिलेबस का है। पोटाश एलम का कॉमन नेम फिटकरी भी होती है। ये व्हाइट कलर का होता है और ये ग्रीनिश, लाइट ग्रीनिश कलर का होता है। सो नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला। आपको इनके फॉर्मूले आने चाहिए। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? ये तो आपकी टाइट्रेशन का भी इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड है। हमारी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी आपने करी होगी KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट के साथ। So what is the formula of Mohr salt? It is made up of two salts, ferrous sulfate, ammonium sulfate, .6 water. This is Mohr salt. Now I will write potash alum. Potash alum is again, it's a mixture of two salts. किसका? Potassium sulfate and aluminium sulfate. So it is K2SO4, Al2SO4 thrice, dot 24 water molecules. So ये है आपका मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला एंड दिस इज ऑफ पोटाश एलम, जिसको आप फिटकरी भी बोलते हो, जिसको हम एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज करते हैं। सो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट जो है इट लूजेस देयर आइडेंटिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इट डजंट लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है दैट इज द वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी हमने डिटेल में क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब वर्नर थ्योरी क्या कहती है? नाउ वी आर डिस्कसिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल लिखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारी मेटल है, इसमें आपकी मेटल क्या है? निकल। वर्नर थ्योरी क्या कहती है? ईच मेटल एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। दो तरह की वैलेंसीज शो करती है हमारी मेटल जो है, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या बताती है? प्राइमरी वैलेंसी इट टेल्स अस अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या बताती है हमें?
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें पता है कि कैसे निकालते हैं। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ द मेटल। अब नियरेस्ट नेबर से हमारा मीनिंग क्या है कि मेटल को उसके आसपास कितने लाइगेंड्स हैं। क्लियर? जैसे अभी मैंने अपने इस एग्जांपल में चेक करना है, मेरी निकल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। हमने ब्रैकेट के अंदर की चीज देखनी है, तो मेरी निकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या है? 6 है। तो ईच मेटल इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ वैलेंसेस, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी टेल्स अस ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी टेल्स अस कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड पॉइंट वर्नर थ्योरी का क्या कहता है? ईच मेटल हैज फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी। हर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है। ईच मेटल हैज फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर? एंड दिस सेकेंडरी वैलेंसी जो है, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी टेल्स अस द शेप। आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप क्या रहेगी? अगर तो इट मे बी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है। अगर 4 है तो शेप रहेगी टेट्राहेड्रल, अगर 6 है तो शेप रहेगी ऑक्टाहेड्रल। तो ये थी हमारी वर्नर थ्योरी, और ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, जो कि हमें वर्नर ने बताया था। सो नेक्स्ट वेयर डिस्कस, अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया लाइक दिस, मैं इसी को एग्जांपल ले रही हूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस विल बी लिबरेटेड इन द सॉल्यूशन। आपको ये क्वेश्चन आ गया है और आपको कोई एग्जांपल दिया गया है, सपोज आपको यही एग्जांपल दिया है, ठीक है, आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल। तो इसके कितने मोल्स लिबरेट होंगे? जब आप इस चीज को वाटर में डिसॉल्व करते हो, किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, जो यहाँ से इसकी सेपरेटिंग स्टार्ट हो जाती है। जो ब्रैकेट वाली चीज है इसको हम 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पर Cl2 है, Cl2 मॉलिक्यूल है, जब ये सेपरेट होंगे इट विल कन्वर्टेड इनटू 2Cl नेगेटिव। तो कौन कौन सी चीजें जो है वो सेपरेट हो गई हैं? जो ब्रैकेट वाली चीज है वो आपकी सेपरेट हो गई है, इसको आप 1 लिखते हो, और 2 आपके Cl निकले हैं। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस आर लिबरेटेड? तो आंसर क्या रहेगा आपका? 3 मोल्स ऑफ आयंस। इस तरह से आपको कितने भी, जो भी एग्जांपल दिया जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज मेरे पास है COCl2 NH3 5। क्लियर? मेरे पास इसके ये हैं और साथ में है बाहर Cl2। अगेन अगर मुझे इसका चेक करना तो क्या होगा? जब ये सेपरेटिंग स्टार्ट होगी, ये 1 ब्रैकेट वाली चीज को 1 गिनना है आपने, Cl2 जो है इट विल कन्वर्टिंग इनटू 2Cl नेगेटिव। तो कितने मोल्स आए मेरे? 3 मोल्स। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस some important terms used in the coordination compound। हमारे पास कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज करनी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है, आई एम राइटिंग अगेन Ni। जो चीज आपकी ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, द स्पीशीज विच इज एनक्लोज्ड इन ए ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी बोलते हैं। तो तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सेकंड है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो ऑलरेडी हमने बता दिया, इट इज द नियरेस्ट ligand attached to metal। कितने लाइगेंड जो है, लाइगेंड्स क्या होते हैं? जो बॉन्डिंग करते हैं मेटल के साथ, उनको लिए हमने टर्म क्या यूज करी है? लाइगेंड। ठीक है, अब थर्ड मेरी चीज क्या है? लाइगेंड। लाइगेंड क्या है? एनी स्पीशीज विच हैज द कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, एनी सब्सटेंस having tendency to donate इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइगेंड। लाइगेंड जो है इनकी टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं लाइगेंड्स की? लाइगेंड्स में बी मोनो, बाई और पॉली। क्लियर? लाइगेंड्स की टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स।
monodentate ligands, bidentate ligands, and polydentate ligands. So firstly, we will discuss monodentate ligand. monodentate और unidentate भी आप इसको बोल सकते हो. इसका क्या मतलब है? When the ligand having only one donor atom, ligand having only one donor atom, like OH negative, NH2, एक डोनर एटम रहेगा, इसमें O है, इसमें हमारा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है. सेकेंड, बाइडेंटेट, और इसको हम डाइडेंटेट भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हो. बाइडेंटेट और डाइडेंटेट का मीनिंग क्या है? When the ligand having two donor atoms, इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? EN, that is ethylene diamine, दो डोनर एटम्स होते हैं. CH2 NH2, इसका फॉर्मूला है CH2 NH2. नेक्स्ट इज ऑक्सलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव, इसका फॉर्मूला क्या है? C, अगेन नजर आ रहे हैं हमें दो डोनर एटम्स, सो इट हैज टू डोनर एटम्स, और ये किसका है? ऑक्सलेट आयन का. अगर 3, 4, 5, 6 है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीडेंटेट लाइगेंड. पॉलीडेंटेट लाइगेंड का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है EDTA, दैट इज, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड. इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इट इज हेक्साडेंटेट. इसके बाद 6 डोनर एटम्स हैं. कितने हैं? 6 डोनर एटम्स. नाम से ही हमें पता चल रहा है टेट्रा एसीटेट, 4 तो एसीटेट हो गया, उसका ऑक्सीजन हो गया, 2 एमीन एन हो गए, तो 6 डोनर एटम्स. इट्स अ हेक्साडेंटेट लाइगेंड. तो ये थी हमारी लाइगेंड्स की क्लासिफिकेशन, ये हमें पता होनी चाहिए. आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड नेक्स्ट इज हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. Homolaptic and heterolaptic. When same kind of ligands are attached. एक मेटल के साथ जब एक ही तरह के ligands होंगे तो उसको हम होमो बोलेंगे. And when different types of ligands are attached to metal are called homolaptic complexes. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा था, now I am writing a homolaptic. अब आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? निकल को 6NH3 ने सराउंड किया है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और एक ही तरह के लाइगेंड है NH3, सो इट इज होमोलैप्टिक. नाउ आई विल राइट, ये आपका क्या हो गया? होमो. नाउ आई एम राइटिंग द एग्जांपल ऑफ हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. अब हेटेरोलैप्टिक में क्या हो सकता है? आपके डिफरेंट आपके उसमें आ सकते हैं, जब आपके लाइगेंड्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जिसमें सपोज NH3 भी दे दिया है, वाटर भी दे दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. ये सपोज आपके पास कोबाल्ट है और उसके साथ आपको NH3 भी दे दिया है, वाटर भी दे दिया है. ये तो इस तरह से जब डिफरेंट लाइगेंड्स आपके प्रेजेंट हैं, आगे इसके मैं काफी सारे एग्जांपल इसके डिस्कस करूंगी. ये इस तरह से जब आपके किसी भी मेटल के साथ, और इनका नंबर भी है कुछ, और भी बहुत सारे होते हैं, कई बार Cl भी बीच में दे देते हैं, लाइक En भी दे देते हैं. तो इस तरह से जब एक ही मेटल के साथ डिफरेंट टाइप के लाइगेंड्स हैं, मेटल आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है, कोबाल्ट नहीं जरूरी, तो जब एक मेटल के साथ डिफरेंट काइंड्स के लाइगेंड्स अटैच्ड होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. क्लियर? सो ये तो थी हमारी लाइगेंड्स की क्लासिफिकेशन. नाउ व्हाट इज डेंटिसिटी? नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है डेंटिसिटी. एक लाइगेंड जो है वो कितनी तरह से मेटल के साथ अटैचमेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी. क्लियर? इसीलिए हमने इसकी डेफिनेशन में साथ में क्या वर्ड यूज करा है? डेंटेट.
डेंटेड का मतलब कि एक तरह से क्लॉ बन जाना, पकड़ लेना। वो मेटल को कैसे पकड़ता है, एक साइड से पकड़ता है, दो साइड से पकड़ता है, तो कैसे पकड़ता है। क्लियर। तो डेंटिसिटी का ये मतलब होता है कि हाउ मेनी चिलेटिंग एजेंट्स आर प्रेजेंट इन द लाइगेंड। तो ये भी टर्म आपको पता होनी चाहिए। डेंटिसिटी मीन्स नंबर ऑफ लाइगेटिंग ग्रुप। व्हाट इज डेंटिसिटी? अब जैसे मैंने ईडीटीए का एग्जांपल लिखा था, व्हाट इज द डेंटिसिटी ऑफ ईडीटीए? आप आंसर क्या दोगे? 6। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन। व्हाट इज द डेंटिसिटी ऑफ ईएन? आंसर इज 2। व्हाट इज द डेंटिसिटी ऑफ ऑक्सैलेट आयन? इट इज 2। So what is denticity? It is the number of ligating groups present in the ligand. क्लियर। ये तो थी हमारी टाइप्स ऑफ लाइगेंड, उनकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइगेंड्स हैं वो क्या है? पॉजिटिव लाइगेंड्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। मोस्टली हमारे पास नेगेटिव और न्यूट्रल है, पॉजिटिव एक आधी होता है, ज्यादा नहीं होता। तो जो नेगेटिव लाइगेंड्स हैं, नेगेटिव लाइगेंड्स, उनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज रहेगा या उनके ऊपर लोन पेयर रहेंगे। क्लियर। तो हमारे पास बहुत ज्यादा सारे जो है नेगेटिव लाइगेंड्स हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, then oxalate, then CH3CO, ठीक, then CO3, 2 negative, carbonato, lot of ligands। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुछ नेगेटिव लाइगेंड्स हैं। देन NH2 है हमारे पास जिसके ऊपर लोन पेयर है। देन NO2 भी आता है हमारे पास, ठीक। NO3 भी आता है हमारे पास। नेक्स्ट इज हम जो करेंगे दैट इज अ न्यूट्रल लाइगेंड। न्यूट्रल लाइगेंड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाटर, सेकंड NH3, थर्ड PY, देन EN। ये सारे क्या है? हमारे न्यूट्रल लाइगेंड्स हैं। क्लियर। NH3 भी हो गया, सो दीज आर द न्यूट्रल लाइगेंड्स। नाउ नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर। आपने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं। लाइक मेरे पास कोऑर्डिनेशन, अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। ठीक, मुझे इस कंपाउंड का नेमिंग करनी है। तो जब मुझे किसी की भी नेमिंग करनी है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? इन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस, अगर आपका कंपाउंड आयोनिक है, मीन वो स्प्लिट होकर पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो इन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस नेम ऑफ केटाइन शुड बी रिटन फर्स्ट। उसको आपने पहले देना है, शुड बी रिटन फर्स्ट। सेकंड, चेक वेदर कॉम्प्लेक्स इज, कॉम्प्लेक्स क्या है? जो चीज ब्रैकेट में है, कॉम्प्लेक्स इज केटाइनिक और एनाइनिक। अगर मैं अपने इसको चेक करती हूँ तो कैसे चेक करना है? ये मेरा एक कंपाउंड है, ठीक है, हमने इसको स्प्लिट किया, यहां से ये स्प्लिट हो गया, ब्रैकेट वाली चीज एक तरफ चली गई और आपकी बाहर वाली चीज ऑन द राइट साइड, ये आपकी लेफ्ट साइड पे आ गई और ये आपकी राइट हैंड साइड पर आ गई। जो लेफ्ट साइड पे आई है वो क्या है? आपका केटाइन। और जो राइट साइड पे चला गया वो क्या है? आपका एनाइन। अब मेरी मेटल किसके अंदर है? केटाइन के अंदर है। ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर। तो जब आपकी जो मेटल है वो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर होगी, द नेम ऑफ मेटल रिटन एज सच, उसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं करनी है। क्लियर। अगर आपका कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें आपकी मेटल जो है वो एनाइनिक पार्ट में चली गई, ऑन द राइट साइड चली गई है, तो आपने मेटल के पीछे ATE लगाना है। क्लियर। दिस इज द सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है? अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर नेगेटिव लाइगेंड्स हैं, और नेगेटिव लाइगेंड्स, जितने भी आपके नेगेटिव लाइगेंड्स रहेंगे उनकी एंडिंग जो है आपने एंड्स विद O। लाइक जैसे अगर आपके पास OH है, क्या बन जाएगा? ये हाइड्रोक्सो। Cl नेगेटिव है तो इट इज क्लोरिडो, Br है ब्रोमिडो, I है आइडो। अगर CH3COO नेगेटिव है, इट विल बी एसीटेटो। अगर आपके पास ऑक्सलेट है
it will be oxalato. So like this, जितने भी नेगेटिव होंगे उनके पीछे आपने O लगाना है। और अगर आपकी मेटल राइट साइड पे स्प्लिट होके चली जाती है, दैट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके पीछे ATE लगाना है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, ये तो था हमारा थर्ड। फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है, जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स आया है, आपने सबसे पहले ये तो देखना है कि कैटायनिक एनायनिक क्या है। फोर्थ रूल कहता है चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। और जो भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की आएगी वो हमें आती है कैलकुलेट करनी। इट इज ऑलवेज रिटर्न इन रोमन, रोमन में लिखनी है आपने, एंड इन ब्रैकेट, और हमेशा ब्रैकेट में रहनी चाहिए। देन फिफ्थ क्या कहते हैं, जो भी आपका नेम बना, अगर आपके पास मोर देन वन लाइगेंड है, इफ यू हैव मोर देन वन लाइगेंड, द नेम्स रिटर्न अल्फाबेटिकली, नेम्स रिटर्न अल्फाबेटिकली। एक से ज्यादा है तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर रखना है। तो इस तरह से ये बहुत शॉर्ट में डिस्कस करे हैं मैंने रूल्स। सो लेट्स राइट फ्यू एग्जांपल कि इनकी नेमिंग कैसे करने हैं। सपोज मेरे पास है, ठीक है जी, मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट आई हैव टू चूज वेदर इट इज कैटायनिक और एनायनिक। अब मैंने यहाँ से सप्लिटिंग कर ली, ये चीज लेफ्ट साइड पे गई, ये चीज राइट साइड पे गई। जो लेफ्ट साइड पे है वो क्या है आपका कैटायन, और जो राइट साइड पे है वो क्या है आपका एनाइन। अब मेरी मेटल सिल्वर, एजी, एजी का कॉमन नेम क्या होता है सिल्वर। आईयूपीएसी नेम क्या है सिल्वर का, इसको हम लिखते हैं अर्जेंटाइन। अब क्योंकि ये राइट साइड पे चली गई है, मींस ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो मेटल की एंडिंग कैसे करनी है एटीई, तो मैं इसको कैसे लिखना है मैंने अर्जेंटेट। क्लियर। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मेरा सेकंड, मेरा जो लाइगेंड है Cn नेगेटिव है, लाइगेंड साइनिडो, इसका नाम है साइनाइड, साइ क्योंकि नेगेटिव है तो ये बन गया साइनिडो। क्लियर। नेक्स्ट मुझे क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag। तो K के ऊपर होता है +1 चार्ज, Cn के ऊपर होता है -1, तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है 1। अब मैंने सारी चीजें निकाल ली, ये मुझे अपने जो मैंने रफ वर्क करा है उसमें मैंने ये लिख ली। अब इन सारी चीजों को हमें कंपाइल करना है। वन मोर थिंग, अब यहाँ पर 2 लिखा है, अगर आपके पास 2, 3, 4 ऐसे लिखा है तो आपने क्या लिखना है डाई, ट्राई, टेट्रा। क्लियर। और अगर आपके पास En लगा है, En क्या है बाइडेंटेट, इसके पास 2 डोनर एटम्स हैं। तो अगर आपके पास कहीं En लिखा है या C2O4 लिखा है, इनके लिए अगर आपने क्या लिखना है, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस। ठीक है। तो चलिए अब हम अपने कंपाउंड की तरफ आते हैं। ये हमारा कंपाउंड है, हम इसकी नेमिंग करते हैं अभी। इसका नेम क्या बना, अब 2 है ये, तो मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले तो ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, द नेम ऑफ कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट रूल में लिखा। तो माय नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज पोटेशियम डाई साइनिडो, इसको मैं रब कर देती हूँ, डाइसिनो साइनिडो अर्जेंटेट, oxidation state 1 and written in bracket. So this is the name of your coordination compound. तो इस तरह से चलिए हम 2-3 और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी नॉलेज हो जाए। इट्स वेरी इजी, जैसे आपने +1 में जीओसी पढ़ी है, नोमेनक्लेचर पढ़ा, आईयूपीएसी नेमिंग करी है, उसी तरह से ये भी है। चलिए वन मोर एग्जांपल, निकल। अब यहाँ पर आप चेक करोगे, जो मैंने आपको बताया था हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ये मोर देन वन काइंड ऑफ लाइगेंड है। NH3 4 और बाहर है हमारा सल्फेट। क्लियर। चलिए सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपकी मेटल का, 2 वाटर है, 2 NH3 है, 6 हो गया। चेक द वेदर योर मेटल इज इन कैटायनिक, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक है या एनायनिक है। सेपरेट हुआ यहाँ से, ब्रैकेट चीज एक तरफ चली गई और ये एक तरफ, ये लेफ्ट साइड और ये आपकी राइट साइड। अब आपकी मेटल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है, सो नेम ऑफ द मेटल विल बी रिटन एज सच। निकल को निकलेट नहीं लिखना है, निकल ही लिखना है।
कौन कौन से लाइगेंड हैं? H2O है जिसको हमने क्या यूज करना है? एक्वा। NH3 के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज एमीन, और इसमें डबल एम आता है। तो ये सारे के सारे रूल्स साथ साथ हम डिस्कस भी करते जा रहे हैं। 2 हैं तो इसके लिए मुझे डाई लिखना है, 4 हैं तो इसके लिए मुझे टेट्रा लिखना है। क्लियर? निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, ठीक है, वाटर न्यूट्रल है, मैंने पहले बताया था। NH3 भी आपका न्यूट्रल है। सो सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है हमारा? -2। क्लियर? तो सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना है? -2। तो जितना इसका चार्ज रहेगा, और तो कोई चीज है ही नहीं है, सल्फेट के ऊपर -2 होता है, ये आपको पता होनी चाहिए, आपको चार्जेस दिए नहीं होंगे। तो मेरी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है? प्लस माइनस नहीं लिखना, 2। चलिए अब हम कंपाइल करते हैं। इट इज अब मोर देन वन काइंड ऑफ लाइगेंड है तो अल्फाबेटिकली, ये है एक्वा, ये है एमीन। अब एम, अब ए तो दोनों में सेम है। अब हम सेकंड अल्फाबेट की तरफ चलते हैं, दोनों में ए आ रहा है। अब जो एम है वो क्यू से पहले आता है, सो आई विल राइट, नेमिंग कहां से स्टार्ट होएगी? इट इज टेट्रा एमीन, डबल एम लिखना है, डाई एक्वा निकल, निकल को एज सच कोई चेंज नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और बाहर क्या है? सल्फेट। So this is the way to write the nomenclature of coordination compounds. तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और देती हूँ जिसको आप ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, एंड इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर? सो राइट, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। इसमें मैंने अब 3 लिखा है। अब ये क्या है? बाइडेंटेट लाइगेंड है, तो इसके लिए हम ट्रिस यूज करेंगे। सो मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ में हिंट भी दे रही हूँ। AU क्या है? गोल्ड का सिंबल है, और IUPAC सिस्टम में हम इसको ओरियम बोलते हैं। ठीक, these are the few examples, just try it. आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। इनमें से ये सारे के सारे जो हैं आपके काफी बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, सो काइंडली डू इट। मुझे लगता नहीं है कि इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, दे आर वेरी इजी, एंड जो जो हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप पूरा सिस्टमेटिक करते हो तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। सो ये था हमारा बच्चे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, ये हमारा फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है इसमें चैप्टर का। अब नेक्स्ट हम थोड़े से और कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म क्या होता है? दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास 1। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये आगे आइसोनेशन, जो आइसोमेरिज्म है उसकी टाइप्स आती हैं। मैंने स्ट्रक्चर बोला है तो वो तो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म जनरली हम आइसोमेरिज्म क्या बोलेंगे? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। अब डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया है तो हमें बहुत सारे डिफरेंसेस स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेंगे। क्लियर? आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, structural isomerism, and second is stereoisomerism. Stereoisomerism जो स्ट्रक्चर है ये आगे फर्दर आपकी 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, और 4 टाइप्स जो है वो कौन कौन सी हैं? 4 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट टाइप इज लिंकेज। ये आपके जो क्वेश्चंस है ये आपके एमसीक्यूज में भी आने ही आने हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, फर्स्ट लिंकेज, सेकेंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, एंड फोर्थ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट, क्लियर? ये इसकी 4 टाइप्स। अब लिंकेज, मैं इसके सारे आपको एग्जांपल भी बताऊंगी, ये तो हमने इसकी जस्ट टाइप्स लिखी हैं, ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स है तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह जो स्टीरियो है इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल,
एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हमने इन सभी को बारी बारी से स्टडी करना है। स्ट्रक्चर की कौन सी है? लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेट। इसका आपको क्वेश्चन कैसे आता है? मैंने बोला है कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, टिप्स भी दूंगी कि कैसे करना है। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म, नाम से हमें क्या पता चल रहा है? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट ये लाइन सभी में ही लिखनी है आपने। टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट linkage of ligand to the metal. Let's study. जैसे आपको ये क्वेश्चन कैसे आएगा? सपोज आपको ये दिया है, ठीक है, बच्चों को यही नहीं पता होता कि क्वेश्चन आना कैसे है। आपको ये चीज लिखी दे दी, ठीक। इससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है, ये हमें कौन देता है? ये हमें देता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म इज गिवन बाय एम्बीडेंट लाइगेंड। अब इसके लिए मैं सबसे पहले इसको डिस्कस करूंगी कि एम्बीडेंट लाइगेंड्स क्या होते हैं। एम्बीडेंट लाइगेंड्स वो लाइगेंड्स होते हैं जिनके पास दो डोनर एटम्स होते हैं। व्हाट आर एम्बीडेंट लाइगेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आना ही आना है 100%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं जी एम्बीडेंट लाइगेंड्स? विच हैव टू डोनर एटम्स but at a time only one makes bond with the metal. क्लियर? ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल जो है एम्बीडेंट लाइगेंड के, NO2, CN एंड थायोसाइनेट, नाइट्रेटो साइनाइड एंड थायोसाइनेट। अब NO2, सपोज M आपकी कोई मेटल है, अगर तो NO2, N ने बॉन्डिंग कर ली तो इसको हम क्या लिखेंगे? N, थोड़ा सा मैं इसको अच्छी तरह से आपको कराती हूँ क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्बीडेंट लाइगेंड्स, वी आर डूइंग एग्जांपल्स। फर्स्ट NO2, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेटो। इसका नाम क्या है? नाइट्रेटो। अगर मेटल के साथ N ने बॉन्डिंग करी है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आपने अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे लिखना है? N नाइट्रेटो। अगर मेटल के साथ इसको हम ONO भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से बॉन्डिंग हो गई है तो इसका नाम क्या आ जाएगा? O नाइट्रेटो। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल है साइनाइड, CN अगर है तो इट इज साइनो, अगर NC है तो इट इज आइसोसाइनो। अगर मेटल के साथ C ने बॉन्डिंग करी है तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइनिडो और साइनो। अगर मेटल के साथ N ने बॉन्डिंग कर ली है, इसको हम क्या लिखेंगे? आइसोसाइनो। इन द सेम वे हमारे पास थर्ड कंपाउंड है थायोसाइनेट। अगर मेटल के साथ S ने बॉन्डिंग कर ली है, इसका नाम आ जाएगा थायोसाइनेटो। अगर मेटल के साथ N ने बॉन्डिंग कर ली है, इसका नाम आ जाएगा थायोसाइनेटो। क्लियर? तो ये थी, हम बात कर रहे एम्बीडेंट लाइगेंड्स की। चलिए अब हम डिस्कस कर रहे थे अपना लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है, इट इज गिवन बाय लिंकेज आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में अगर डेफिनेशन देनी है, इट इज गिवन बाय एम्बीडेंट लाइगेंड्स। इनका जो कोज है लिंकेज आइसोमेरिज्म का। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म का हम एग्जांपल करते हैं। सपोज मेरे पास एग्जांपल है CO NH3 NO2 Cl2। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये NO2 है। क्लियर? आपको क्वेश्चन आ गया, राइट इट्स सेकंड आइसोमर, राइट द सेकंड लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपने क्या लिखना है? ठीक है, सेकंड आइसोमर। ये तो उन्होंने आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है, मैं सेकंड आइसोमर कैसे लिखूंगी?
ये मेरा एम्बिडेंट लाइगेंड है NO2, इसमें मैंने ONO लिख देना है, बस वेरी सिंपल। N यहाँ पर N दिखा रहा है मेटल के साथ बॉन्डिंग, मैंने क्या दिखा दिया O, यहाँ पर O कर रही है, यहाँ पर N था, यहाँ पर O, सो दिस इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बहुत इजी है, लेकिन जब तक आप अपने लिख के एग्जांपल्स लिख के इनको सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी। तो एटलीस्ट जो एक एक एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आप उसी को ही अच्छी तरह से कर लो। तो इसका एग्जांपल देखिए, आप चेक करिए ये कैसे आपको क्वेश्चन आएगा। ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है कुछ इस तरह से, ठीक है। राइट इट्स सेकंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो हमने क्या करना है, लाइगेंड्स की इंटरचेंज कर देना है जस्ट लाइगेंड को। आप चेक करिए, कोबाल्ट के साथ NH3 था, अब कोबाल्ट के साथ Cn है, Cr के साथ Cn था, यहाँ पर NH3 है। सो दिस इज द सेकंड आइसोमर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आपने क्या डिस्कस करना है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। इट इज ड्यू टू द presence of different ions in the solution। ठीक है, चलिए इसका हम एग्जांपल करते हैं आयनाइजेशन का। कैसे आएगा आपको क्वेश्चन? ये हमें एक कंपाउंड दिया गया है, इसका सेकेंड आइसोमर कैसे बनेगा? यहाँ पर बाहर है ब्रोमाइड आयन, मैंने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। अंदर मैंने ब्रोमाइड कर दिया और बाहर मैंने सल्फेट कर दिया, तो ये उसका सेकेंड आइसोमर हो गया। आयंस का चेंज, अगर आयंस अलग अलग हो जाएंगे तो सॉल्यूशन का कलर भी अलग हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएंगी। सो दिस इज आयोनाइजेशन। फोर्थ आपकी टाइप है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसको हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रेट आ गया है, तो हाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है? वाटर, इट मींस ये वाटर के साथ लिंकेज है। सो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। सो लेट्स डू द एग्जांपल। ये डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। चलिए इसका हम एग्जांपल लिखते हैं, CrH2O6 ब्रैकेट क्लोज Cl3। चलिए इसका मैंने सेकंड आइसोमर लिखा, ये तो हमें दिया गया है। अब सेकंड आइसोमर इसका क्या बनेगा? मैंने क्या करना है, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स में से एक निकाल दिया और उसकी जगह एक Cl अंदर लेके आई हूं मैं, ठीक है, और एक वाटर हम कहाँ ले गए हैं? बाहर। तो ये हो गया इसका सेकंड आइसोमर। इसका आप थर्ड आइसोमर भी लिख सकते हो। अब इसका मैंने एक और वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, यहाँ पर 4 रह गए और 2 Cl2 अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? क्लियर? सो दिस इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सो ये थी हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सारी टाइप्स। नाउ आई विल डिस्कस स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स कौन सी हैं हमारी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल डिस्कस करेंगे। इट इज गिवन बाय कंपाउंड, इट इज गिवन बाय कंपाउंड्स शोइंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में और 6 वालों में। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस किस में आ जाता है? 4 में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, सिस एंड ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कौन सी दो टाइप्स होती हैं? सिस एंड ट्रांस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सो लेट्स डू द एग्जांपल। ये मेरे पास एक एग्जांपल है। अब मैंने इसका सिसो ट्रांस बनाना है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, +1 में आपने सिस ट्रांस करे हैं। व्हेन द सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड इट इज सिस, व्हेन द सेम ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड इट इज ट्रांस। तो चलिए, या मैंने सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड करा है, सो इट इज सिस। नाउ इसका ट्रांस बनाते हैं। अब मैंने सेम ग्रुप्स को ऑपोजिट साइड पे कर दिया है, तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रांस। तो ये हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4।
तो ये हमने किसमें डिस्कस किया है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। नाउ आई विल डिस्कस कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। चलिए सपोज मेरे पास एग्जांपल है CO NH3 4 Cl2 ऊपर पॉजिटिव। नाउ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हमें नजर आ रहा है, 4 अमीन है और 2 हमारे पास Cl है। अब ये कैसे शो करेगा कि कौन सी ज्योमेट्री रहेगी इसमें, ऑक्टाहेड्रल, और इनकी ज्योमेट्री क्या थी, स्क्वायर प्लेनर, ये हमें पता है। क्लियर, चलिए हम इसका डिस्कस करते हैं। मेटल हमारी, ये हुई हमारी कोऑर्डिनेशन जो है ऑप्टिकल, जो हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है कुछ इस तरह से बनती है। अब मैंने देखना है कि अगर मेरे Cl, 2 Cl हैं, अगर तो ये सेम साइड पे होंगे तो ये रहेगा सिस, अगर ये ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा ट्रांस। लाइक अगर मैंने कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया है तो ये हो जाएगा आपका सिस। क्लियर, ठीक है, और चार्ज था इसके ऊपर। अब मैं इसका दूसरा बना रही हूं, ट्रांस, चेक करते हैं, बाल्ट। अब दोनों Cl जो हैं वो काफी दूर दूर चले गए हैं, ऑन द ऑपोजिट साइड पे आ गए हैं। नाउ इट इज ट्रांस। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन 6 वालों में आपने इस तरह से स्टडी करना है। तो ये थी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नाउ वी विल डू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, हमने ये अपने पढ़ा है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कायरल मॉलिक्यूल्स होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कायरल मॉलिक्यूल्स, ये थोड़ी सी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स ये होते हैं कि जब किसी भी आपका कोई भी आपके पास एक कंपाउंड है और उसमें जो कार्बन है उसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सपोज ये आपका कार्बन है, उसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक्स वाई पी जेड, तो उस कार्बन को आप क्या बोलोगे, कायरल कार्बन। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय कायरल कंपाउंड। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में आता है, कायरल कंपाउंड्स में आता है। एंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इट इज, जो हमारे पास ज्योमेट्रीज बनती हैं, दे आर नॉट सुपरइम्पोजेबल, नॉट superimposable on their mirror images, non superimposable on their mirror images। उस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो जो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो किसके अंदर आता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, विच आर नॉट सुपरइम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। सो लेट्स डू वन एग्जांपल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सपोज मेरे पास एग्जांपल है COEN3 और उसके ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज EN, EN इज इथिलीन डाइएमीन। कौन सा लाइगेंड है ये, बाइडेंटेट। ये आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था आई विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कंपाउंड। आप क्या लिख के आते हैं, मोस्टली 90% स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, 3, क्योंकि 3 नजर आ रहा। आपने बोला था कि ऐसे ऐसे होते हैं जो नियरेस्ट नेबर्स हैं, बट बच्चे EN जो है वो बाइडेंटेट लाइगेंड है। 1 EN मींस इट हैज 2 साइड्स। तो टोटल कितना हो गया, एक EN अगर 2 को रिप्रेजेंट करता है तो 3 मींस 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया हमारा, 6। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, सो लेट्स ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस। अब इसमें सिस और ट्रांस नहीं होता है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी, 2 टर्म्स हम यूज करते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। अब डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स which rotate the plane of polarized light to the right side, they are called dextrorotatory, and the compounds which rotate the plane polarized lights to the left side, they are called levorotatory.
तो अब मैंने अपने इस कंपाउंड की डेक्स्ट्रो और लीवो जो है आपको वो दिखानी है कि कैसे बनेगा। सो लेट्स डिस्कस डेक्स्ट्रो एंड लीवो। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। अब मेरे पास क्योंकि दो साइड से अटैचमेंट है, इसलिए मैंने देखो आप देख रहे हो कि मैंने इसको ऐसे दिखाया है। क्लियर? सो ये क्या हो गया, इसको आप मिरर में देखते हो, ये मिरर इमेज आपने दिखाना है कि जब आप इसको मिरर में देखोगे तो आपको ये कैसा नजर आएगा। और पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज क्या है, 3 पॉजिटिव। सो लेट्स राइट लीवो रोटेटरी। ये लीवो रोटेटरी में हमें कैसा नजर आएगा। चलिए लीवो, दे आर नॉट सुपर इमेजेबल, जो राइट साइड थी वो लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, so this is the levo, this is dextro. So ये था हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारी के सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं। इसको देखकर, वीडियो को देखकर आप कंप्लीट 7 मार्क्स जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी से रिलेटेड, दैट इज द बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑलरेडी आपने +1 में भी पढ़ी है, लेकिन अभी हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टॉपिक में से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आना है, हर हाल में आना है, 100% आना है। वीबीटी, इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, metal provides empty orbitals for the accommodation of electrons given by ligand। फर्स्ट क्या कहता है, जो हमारी एम्प्टी ऑर्बिटल्स है वो हमें कौन देगा, वो हमें मेटल देगी। ठीक, सेकंड पॉइंट हमारा वीबीटी का हमें क्या डिस्कस करता है, मैं शॉर्ट में आपको लिख देती हूं, मेटल प्रोवाइड्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स for the accommodation of electrons by ligands। Clear? The d orbital used may be inner or outer, may be inner or outer। ये सारी चीजें अभी मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगी जिसमें से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। थर्ड चीज, वी हैव स्ट्रॉन्ग ligands as well as weak ligands, as well as weak ligands। स्ट्रॉन्ग ligands में आपके कौन से ligands आते हैं, लाइक NH3, CN cyanide, then you have CO कार्बोनिल बोलते हैं, एंड EN। वीक में क्या आ गई आपकी सारी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितनी भी आपकी हेलोजेंस हैं ये सारी सारी आपकी वीक है। वाटर है, ये वीक है। ऑक्सैलेट अगर आ गया है तो वो भी आपका वीक है। क्लियर? जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग के लिए फोर्स करते हैं। ये जो है ये डू नॉट कॉज पेयरिंग, डू नॉट कॉज पेयरिंग। ये कुछ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर? और जब हमारी ये जो यहां से जो हाइब्रिडाइजेशन आती है, हाइब्रिडाइजेशन +1 का रिमेंबर करिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या हो सकती है, sp3, dsp2, देन d2sp3 एंड देन sp3d2। अगर sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर dsp2 है तो इट विल स्क्वायर प्लानर। अगर d2sp3 है तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ट्रायगनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री सॉरी उसकी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। ठीक है, इसकी भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी। 6 है तो इट विल बी ऑक्टाहेड्रल। अब मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रही हूं, दैट इज, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस
सो लेट्स डिस्कस कंप्लीट 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आपको 4 और 5 डिफरेंट कैटेगरीज के आते हैं। आंसर सभी का सेम रहता है। आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आंसर सभी का सेम रहेगा। सो लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन है, वी हैव कंपाउंड FeH2O6 3 पॉजिटिव। ये आपका एक कंपाउंड है जो कि है पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन है, व्हाई दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, एंड दूसरा जो कंपाउंड है डायमैग्नेटिक। ये आपका क्वेश्चन है। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने जो भी आपकी मेटल दी है, लाइक आयरन दिया है, आयरन का ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर 26, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 4s2 3d6। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वाटर न्यूट्रल है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या रही हमारी 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 3d5। सो लेट्स ड्रॉ हंट्स कॉन्फ़िगरेशन। हंट्स कॉन्फ़िगरेशन सभी को आती है। डी में 5 है, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, सो दिस इज 3d। मैंने डी के 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बना दिए। डी के बाद क्या आता है 4s। 4s के बाद क्या आता है आपका 4p, p के 3 है। देन उसके बाद आपका क्या आता है 4d। तो डिपेंडिंग अपॉन हम डी के कितने यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए आपका लाइगेंड है वाटर। अब वाटर क्या है वीक लाइगेंड है, मैंने अभी आपको पहले बता दिया। तो जो वीक लाइगेंड है इट विल नॉट कॉज पेयरिंग, तो ये इनको पेयरिंग नहीं करेगा। इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने 6 वाटर्स को एडजस्ट करना है, एंड ईच वाटर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। हर वाटर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। तो ये जो अब 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इसके लिए इनको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इसके 4s के साथ बनाएगा, p के 3 हैं, बाकी जो हैं वो 4d के साथ बनाएंगे। क्लियर। तो हमने 6 वाटर एडजस्ट कर दिए। अब यहां पर आप चेक करिए कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं। एक s, 3 p के और 2 d के यूज हुए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई आपकी s, ये आपकी रही हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब sp3d2 है तो इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। सेकेंड चीज क्या बतानी है, पैरामैग्नेटिक रहेगा ये, पैरामैग्नेटिक। थर्ड कलर्ड कंपाउंड, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो कलर होता है, हमने डी डी ट्रांजिशन पढ़ा है, कलर्ड कंपाउंड रहेगा। फोर्थ, कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, इनर या आउटर। अंदर वाला तो 3d है, बाहर वाला 4d है, तो d के 2 यूज करें लेकिन बाहर वाले में। सो इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, ये आना ही आना है। जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, लेकिन आंसर द वे टू राइट द आंसर इज सेम। सेकेंड हम लेते हैं हमारा FeCN6, मेटल हमारी सेम है, सो आई विल राइट द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरी इसके अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2, ठीक है। यहाँ पर Fe2 थी, यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव। तो चलिए अभी मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन Fe2 पॉजिटिव है, तो मेरा कितना आ जाएगा 4s0 3d6। क्लियर। अब मैं हंट्स कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी जैसे पहले में बनाई थी हमने, d के 5, देन 4s, देन 4p एंड देन 4d। 4s, 4p एंड 4d। d के 5 होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब मेरे पास d के 6 हैं, तो सबसे पहले हंट्स ने क्या बोला है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स शुड बी अरेंज सिंगली देन आफ्टरवर्ड्स पेयरिंग स्टार्ट। तो मेरी कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आ गई। Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो वो क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग के लिए फोर्स करेगा, ठीक है। उसने क्या करा, इनको पेयरिंग के लिए फोर्स कर दिया।
तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, मेरे पास ये 2 खाली बच गए। इसी तरह मेरे पास 4s है, देन मेरे पास 4 pk भी है। अब मेरे पास कितने साइनाइड्स हैं, 6 साइनाइड हैं। तो जो 6 साइनाइड है उन पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा। ये क्या है आपका पी का, और ये इसके साथ 4d इसमें खाली रहा क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, 6 के 6 सी एडजस्ट हो गए। अब इसके आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, 2 किसके यूज करे हैं हमने, 3d के, तो अंदर वाला d यूज हुआ है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई हमारी, d2sp3। आप डिफरेंस चेक कर सकते हो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आई थी sp3d2, इसमें क्या आई है हमारी d2sp3। और ज्योमेट्री चाहे दोनों हो, मैंने आपको पहले ही बताया है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये डायमैग्नेटिक है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो dd ट्रांजिशन नहीं होंगी, तो ये कलरलेस रहेगा आपका। अब अंदर वाला d यूज हुआ है तो इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? सो ये थी हमारी वीबीटी के बेस पर हमारा ये क्वेश्चन। बच्चे इससे रिलेटेड आपको काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल, व्हाई दिस इज आउटर, व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, व्हाई दिस इज डायमैग्नेटिक, व्हाई दिस इज कलर्ड, व्हाई दिस इज कलरलेस। फिर कईयों में तो ये भी क्वेश्चन दिया होता है कि व्हाई दिस कंपाउंड इज लाइट कलर एंड व्हाई दिस कंपाउंड शो डार्क कलर। उसमें क्या देखना है आपने, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो आपका लाइट कलर देगा, और जिसमें ज्यादा होंगे वो आपका ज्यादा देगा। इसी से रिलेटेड हमें जो है वो बोहर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना भी आता है। क्लियर? अब हमें इतना तो पता चल गया कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे चेक करना है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता होते हैं, वो हमने हर्ट्ज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेने हैं। तो हम कैसे वो अपना जो है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, और यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नीटोन। एन क्या है आपका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वो इजिली आप चेक कर सकते हो, किसी भी मेटल का, जिस मेटल का दिया होगा उसकी आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड फॉर्म में दिया हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, देन उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, अगर सिंपल ग्राउंड स्टेट में है तो उसका ग्राउंड स्टेट निकाल के। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये थ्योरी हमें क्या कहती है, जब भी एक लाइगेंड मेटल के साथ अप्रोच करता है, ये एक मेटल थी, मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल थे, जब भी एक मेटल के पास लाइगेंड आता है तो जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, 3 नीचे आ जाते हैं, 2 ऊपर आ जाते हैं। जो नीचे हैं इनको हम T2G बोलते हैं, जो ऊपर हैं इनको हम EG बोलते हैं। क्लियर? तो दिस splitting of d orbitals on the approach of ligands is called crystal field splitting theory. Clear? CFT. ये थी हमारी, ये डिफरेंट होता है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, टेट्राहेड्रल के लिए क्या रहता है, ये आपके मेटल थी, जैसे लाइगेंड आया 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है, और ये आपकी टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो T2G हैं वो नीचे होते हैं, उल्टा हो गया, ठीक है, इसमें आपका ऑपोजिट चलता है। सो ये थी आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या है आपका, इसमें T2G नीचे है, EG ऊपर है, और इसमें क्या रहेगा आपका, T2G ऊपर चला गया है और EG आपका नीचे आ गया है। क्लियर? नेक्स्ट होती है हमारे पास एक टर्म डेल्टा नोड, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी T2G के लिए रहती हैं 2/5 डेल्टा नोड, और इसके लिए रहती है 3/5 डेल्टा नोड। अगर अब यहाँ पर EG नीचे आ गया है तो इट इज 3/5 डेल्टा नोड, और इट इज 2/5 डेल्टा नोड। सो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास एक P वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज पेयरिंग एनर्जी।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, अब इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब अगर 4th इलेक्ट्रॉन कोई और भी है, अब उस इलेक्ट्रॉन ने ऊपर जाना है या यहाँ पर पेयरिंग करनी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमारी इन दोनों एनर्जीज के ऊपर। अगर तो आपकी डेल्टा नोड जो है वो P से कम होगी, पेयरिंग से कम, P से कम है, देन विल बी नो पेयरिंग। अगर आपकी डेल्टा नोड P से ज्यादा है, देन इट विल कोज पेयरिंग। ठीक है, तब अगर डेल्टा नोड इससे लेस है, देन आपका जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो Eg में जाएगा। पेयरिंग नहीं हो रही है, 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? यहाँ पर। जब ये ज्यादा आ गई है तो ठीक है, अगर जब पेयरिंग नहीं है तो 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? Eg में। अगर जब पेयरिंग हो गई है तो 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? T2G में। क्लियर? ये आपने चीजें याद रखनी है। और जब पेयरिंग होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब ऐसा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये भी आपको कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला है, रिलेशन है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नोट। ये हमारी एनर्जीज चेक करने के लिए फॉर्मूला है, इन दोनों का रिलेशन। क्रिस्टल CF, crystal field separating energy, how it is related to the tetrahedral and for octahedral complex. So this is all about nomenclature in coordination compound. बच्चे जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं, साथ साथ डिस्कस करे गए हैं, वो आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं। एंड इसको पढ़ के थोड़े टाइम में आपको कंप्लीट चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड आप यू आर एबल टू गिव आंसर्स ऑफ ऑल योर NCERT बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. Thank you for watching the video. If you like the videos, subscribe it, like it and share it.